हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं संसाधन भूगोल। संसाधन भूगोल में हमने कोयला, पेट्रोल, जो ईंधन खनिज थे, प्राकृतिक गैस, वो पढ़ लिए हैं। अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो अपरंपरागत जो स्रोत हैं ऊर्जा के, उनके बारे में चर्चाएं करेंगे। परंपरागत तो कौन से हो गए? कोयला, पेट्रोल हो गए। प्राकृतिक गैस भी पहले के हैं, शुरू से चले आ रहे हैं, प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। लेकिन जो नई तकनीकी के द्वारा जो विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है, जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, परमाणु ऊर्जा है, जल विद्युत है, इनके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा जल विद्युत शक्ति। जल विद्युत शक्ति हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। जल विद्युत शक्ति, ये जो जल विद्युत शक्ति है, ये अन्य संसाधनों की अपेक्षा, अन्य संसाधन जैसे कोयला है, पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस है, ये तो क्या होते हैं? समाप्य होते हैं। और ये क्या है? असमाप्य है, यानी ये समाप्त नहीं हो सकती। जैसे आप कोयला है, कोयले को आप शक्ति के रूप में अगर भट्टियों में डाल दोगे तो वो जलने के बाद में राख बन जाएगी, वो बाद में किसी काम की नहीं आएगी, यानी वेस्टेज है वो। वैसे ही अगर पेट्रोल है, आप गाड़ी में पेट्रोल डालते हो, वो ख़त्म हो जाता है, उसका दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हम। वो समाप्य प्रकार के संसाधन होते हैं, या यूँ कहें अनव्यकरणीय संसाधन है। तो हम जल विद्युत की बात करें तो जल विद्युत जो शक्ति है वो समाप्य नहीं है, असमाप्य प्रकार की है। असमाप्य का मतलब कभी समाप्त नहीं हो सकती। जल चलता रहेगा, ये विद्युत बनती रहेगी। जहाँ जहाँ जल चलता रहेगा वहाँ पे हम इससे बिजली बना सकते हैं। ये असमाप्य प्रकार का संसाधन है। सबसे पहली बात है, ये कैसा संसाधन है? असमाप्य। असमाप्य संसाधन। प्राचीन काल से, हजारों वर्ष पहले से ही जो बहता हुआ जल था, जो बहता जल, जैसे बहता जल नदी में होता है, झरने में होता है, प्रपात में होता है, जो बहता हुआ जल है उसके अंदर पहले हजारों साल पहले पन चक्कियाँ लगा कर के, पन चक्की जो होती थी उससे क्या करते थे? पिसाई की जाती थी, अनाज की पिसाई की जाती थी। तो उस बहते हुए जल में पन चक्की लगा लेते थे ताकि वो चक्की फिरती रहे और वहाँ पे अनाज की पिसाई चलती रहे। ये प्राचीन समय की बात है। उस टाइम में वहाँ पर आरा मशीन भी लगाई जाती थी, जिसका बेल्ट उसके अंदर डाल करके उसको घुमाया जाता था और वहाँ पर लकड़ी की चिराई की जाती थी। ये तो पहले का समय था। लेकिन आज जो सीमेंट है उसके आविष्कार ने, आज जो सीमेंट का आविष्कार हुआ, उसके आविष्कार ने वहाँ पे बांध बनाना, जलाशय बनाना, वो करने के बाद में वहाँ पर जो डायनेमो के द्वारा विद्युत डायनेमो का आविष्कार किया, उसके अंदर टरबाइन्स लगाई, वो टरबाइन्स घुमा करके आज जो वर्तमान में है उस टरबाइनों के माध्यम से बहते हुए जल में विद्युत बनाई जाती है, जिससे हमें विद्युत की जो नवीनतम जो अपने को संसाधन मिल रहा है। पुराने जैसे कोयला, पेट्रोल है, उससे जो ऊर्जा प्राप्त होती थी वो समाप्त होने के कगार पे है। इसलिए आज नवीनतम जो हमें एक संसाधन के रूप में उपलब्ध हुआ है वो है जल विद्युत। हालांकि यह जल विद्युत अन्य संसाधनों से अधिक जो व्यय करवाती है, यानी अधिक भारी पूंजी लगवाती है, अधिक खर्चीली विद्युत होती है। वो इतनी नहीं होती जितनी जल विद्युत होती है, इसमें खर्चा ज़्यादा होता है।
जल विद्युत शक्ति वही देश ज़्यादा करते हैं जो विकसित होते हैं, जिनके पास अधिक पूंजी की जो व्यवस्था होती है, जिसके कारण वो महासागरों में भी जल विद्युत बनाते हैं और नदियों के मार्ग में भी जल विद्युत बनाते हैं। अगर उस देश के पास में झरने हैं वहाँ पर भी ये विद्युत बनाते हैं। तो वहाँ पर अधिक खर्चीली ज़रूर है, लेकिन ये जो विद्युत है ये विद्युत कभी समाप्त नहीं हो सकती। इसलिए जिस देश के पास अधिक पूंजी की व्यवस्था है वो देश जल विद्युत का उत्पादन कर रहा है। जैसे विश्व में बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप जो है, अफ्रीका महाद्वीप के पास में जल विद्युत शक्ति के जो भंडार हैं, यानी जल विद्युत उत्पादन करने के जो उसके पास में सुविधाएं हैं, वो विश्व में कहीं पर नहीं है। सबसे ज़्यादा जल विद्युत की शक्ति का जो व्यवस्था है वो है अफ्रीका महाद्वीप के पास में, लेकिन वो इतनी विद्युत उत्पादन नहीं करता। कारण क्या है? वो गरीब देश है, विकासशील देश है, अविकसित देश है, जिसके कारण वो देश अधिक पूंजी खर्च नहीं कर सकते उस चीज़ों पे। तो जैसे यूरोप के कंट्रीज़ हैं, उत्तरी अमेरिका के कंट्रीज़ हैं, जापान जैसे जो देश हैं, ये पूंजीवादी देश हैं, इसके पास पैसा है, ये विकसित देश है। ये वहाँ पर अपने जो यंत्र लगा करके डायनमो के माध्यम से, टर्बाइनों के माध्यम से ये विद्युत बना लेते हैं, उनके पास अधिक पूंजी है। तो जिस देश विकसित देश हैं वो इस विद्युत शक्ति का उत्पादन करते हैं। ठीक है, ये बनती कैसे है? जैसे मान लो कोई पर्वतीय क्षेत्र है, इस पर्वतीय क्षेत्र में यहाँ पर से नदी बह रही है। नदी हमेशा ढाल की ओर बहती है, जिधर ढाल होगा उस तरफ ही पानी चल पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे समुद्री क्षेत्र है, ये क्या है? समुद्री क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पर पानी भरा हुआ है। यहाँ से अगर वर्षा का जल है, पर्वतीय क्षेत्रों में अगर वर्षा होगी तो यहाँ पे नदी का उद्गम होगा। यहाँ पे क्या होगा? नदी का उद्गम होगा। नदी का जब उद्गम होता है तो ये पर्वत के ढाल के अनुसार, ढाल के सहारे ये नीचे उतरेगी। नीचे उतरते समय इसके मार्ग में यहाँ पे इस टरबाइन लगा दिए जाते हैं। टरबाइन लगाने से जितनी मात्रा में ये टरबाइन घूमेंगे उतनी ही ज़्यादा ये विद्युत का उत्पादन करेगी। जितना तीव्र गति से टरबाइन घूमेंगे उतनी ही अधिक विद्युत का उत्पादन होगा। यहाँ पर ये पर्वतीय क्षेत्रों में इस ढलान वाले भागों में टरबाइंस लगा दिए जाते हैं। नदी आगे बढ़ती है और आगे बढ़ करके जिस क्षेत्र में ढलान, यहाँ पे जैसे पठारी क्षेत्र है, ये क्या है? पठारी क्षेत्र है। यहाँ पे ये पठारी भाग है, ये मैदानी भाग है। ठीक है, तो नदी इस पठारी भाग से नीचे उतरेगी और नीचे उतरने को, यानी ऊपर से नीचे पानी गिरता है इस प्रपाती रूप में, तो इसे जल प्रपात कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? जल प्रपात कहते हैं। यहाँ से पानी जब गिरेगा तो इस नीचे इस पर्वत जो पठारी भाग के पादीय क्षेत्र है, इन क्षेत्र के अंदर यहाँ पे टरबाइंस लगा दिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी वेग से नीचे गिर रहा पानी, तो यहाँ पे टरबाइंस घूमेंगे तो विद्युत उत्पन्न होगी। फिर यह पानी आगे की ओर बढ़ेगा और समुद्र के अंदर मिलेगा, तो यहाँ पे इसके किनारे वाले भागों पे टरबाइंस लग जाते हैं। ठीक है, समुद्र के बीच में भी टरबाइंस लगा दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि समुद्र की जो लहरें आती हैं वो लहरें आकर के इन टरबाइन को घुमा देती हैं। घुमाने से यहाँ पे विद्युत बनती है। यहाँ तटीय क्षेत्रों से, यहाँ से तारों के माध्यम से उस टरबाइन्स को पानी में छोड़ दिया जाता है, और जब लहरें आती है समुद्र की, इधर आती है तब भी टरबाइन्स घुमाती है, और वापस समुद्र में जाती है तब भी टरबाइन्स घुमाती है। जितनी मात्रा में ज़्यादा टरबाइन्स घूमेंगे उतनी ही ज़्यादा विद्युत का उत्पादन होगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर जो विद्युत का जो संभावना हुई जलप्रपातों में यहाँ बनने की, जलप्रपात में भी हुई, इन ढालों पर पर्वतीय क्षेत्रों में भी हुई। तो बहते हुए जो पानी है, उस बहते हुए पानी के मार्ग में उस पानी से टरबाइन्स को घुमा करके यहाँ पर विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, जो विद्युत बनती है इसके प्रवाह मार्ग में, जैसे इसको हम उद्योगों में भी काम में लेते हैं, व्यापारिक क्षेत्रों में भी काम में लेते हैं और घरेलू काम में भी लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रवाह मार्ग में जो बनने वाली जो बिजली है, टरबाइन्स घूमने के कारण जो बनने वाली बिजली है, इसी को जल विद्युत ऊर्जा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? जल विद्युत ऊर्जा।
जो ये उत्पादन है इसका, विद्युत का उत्पादन है, उसके लिए कुछ आवश्यक दशाएं होती हैं जहाँ पर ये विद्युत बनती है। इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, दशाएं होती हैं, जिसके कारण ये क्या करते हैं, यहाँ पे विद्युत बनती है। दशाएं दो प्रकार की होती है इसके उत्पादन के लिए आवश्यक दशाएं दो प्रकार की होती है। एक तो होती है भौतिक और एक दशा होती है आर्थिक। कौन सी होती है? आर्थिक। दो प्रकार की दशाएं होती हैं। अगर ये दोनों में से कोई सी भी नहीं होगी तो वहाँ पे विद्युत का उत्पादन नहीं किया जा सकता। जिस देश के पास में दोनों दशाएं पाई जाती हैं तो दोनों दशाओं के कारण वहाँ पे विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। तो ये दोनों कंडीशन होनी आवश्यक है। जिस भी देश को ये विद्युत उत्पादन करना है उसके लिए ये इन दोनों दशाओं का होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे बात करें हम भौतिक दशाओं में फिजिकल कंडीशन, भौतिक दशाएं, इसके अंदर सबसे पहला जो पॉइंट ले रहे हैं हम वो ले रहे हैं बड़ी ऊंचाई। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, जितनी अधिक ऊंचाई से पानी गिरेगा, जितनी अधिक हाइट से पानी गिरेगा, उतनी ही ज़्यादा मात्रा में टर्बाइन्स घूमेंगे। जो पंखे होते हैं, टर्बाइन्स होता है, इसके पंखे लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? पंखे। ऊपर से जो पानी है वो पानी ऊपर से गिरेगा, उस पंखों के ऊपर गिरेगा, तो यहाँ पे ये पंखे के ऊपर वेग लगेगा। यहाँ पे क्या लगेगा? वेग लगेगा। पंखा आगे की ओर तीव्र गति से घूमेगा। समझ गए? यहाँ पे ये पंखा घूमता रहेगा, इसके ऊपर ये वेग पड़ता रहेगा। जितनी मात्रा में ये वेग पड़ेगा उतनी ही ज़्यादा विद्युत का यहाँ पर उत्पादन होता है। तो अधिक ऊंचाई की जो क्षेत्र हैं, जहाँ पर्वतीय क्षेत्र है, अधिक बड़ी ऊंचाई से अगर पानी गिर रहा है तो वहाँ पर विद्युत का उत्पादन सर्वोत्तम होता है। अगर हम बात करें जल की विभव शक्ति की, अगर जल के उत्पन्न होने की जो शक्ति है वो भूमि के ऊंचाई के समानुपाती होते हैं या दोनों में एक साथ संबंध होता है। यानी जो जल विभव शक्ति है, जल विभव शक्ति ये समानुपाती होती है किसके? अधिक ऊंचाई की। दोनों में संबंध होता है अधिक ऊंचाई की। जितनी अधिक जल विद्युत शक्ति होगी, जितना वेग आएगा अधिक ऊंचाई से, उतनी ही ज़्यादा शक्ति का निर्माण होगा, जल विद्युत का निर्माण होगा। ठीक है, तो हम इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट भौतिक दशाओं में क्या लेते हैं? बड़ी ऊंचाई। समझ गए? दूसरा जो पॉइंट लेने जा रहे हैं वो पॉइंट लेंगे वर्षा की भारी मात्रा। क्या लेंगे हम दूसरा पॉइंट इसमें? वर्षा की भारी मात्रा। वर्षा की भारी मात्रा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर वर्षा की भारी मात्रा नहीं होगी तो नदी का वेग धीमा रहेगा। अगर नदी तीव्र वेग से प्रवाह करेगी तो उसके लिए उसको उद्गम क्षेत्र जहाँ पर होता है नदी का, वहीं पर पानी की भारी मात्रा चाहिए। अगर पर्वतीय क्षेत्रों में हम बात करें तो इस पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा का जो जल है वो वर्षा का जल इस पर्वतीय क्षेत्र में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे अधिक वर्षा हुई जिसके कारण यहाँ पर ज़्यादा पानी इकट्ठे होने के कारण यहाँ पे नाले के रूप में नदी चल पड़ती है। यह नदी का उद्गम माना जाता है। जहाँ से नाला चलना स्टार्ट होता है या नदी स्टार्ट होती है, वहाँ से उस नदी का उद्गम मानते हैं। तो इस क्षेत्र में जितनी अधिक वर्षा का पानी होगा उतनी ही अधिक मात्रा में ये नदी का वेग आगे की ओर बढ़ेगा। नदी का वेग आगे की ओर बढ़ेगा तो यहाँ पे समान रूप से नदी का वेग बढ़ेगा तो समान रूप से वहाँ वर्षा के कारण यहाँ पर बिजली बनती रहेगी। अगर इसका पानी कम हो जाएगा तो यहाँ पे बिजली बनना कम हो जाएगी। ठीक है, या उस टरबाइनों में गति कम हो जाएगी, वो घूमना कम बंद कर देंगे, ज़्यादा घूमेंगे नहीं, कम घूमना स्टार्ट कर देंगे, तो इसके कारण यहाँ पे बिजली में रुकावट आएगी। तो अधिक वर्षा का जो भारी मात्रा में वर्षा होगी तो उसी क्षेत्र में वहाँ पर उतनी ही ज़्यादा वर्षा का जो विद्युत है उसका उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है, अगला जो पॉइंट ले रहे हैं हम वर्षा की भारी मात्रा के बाद में, वो पॉइंट है यहाँ पर जल की समान रूप का या समान मात्रा का बहना। जल का समान मात्रा में बहना।
यानी एक ही गति से अगर पानी बहता रहे, नदी का पानी है या एक ही मात्रा से बहता रहेगा तो विद्युत का उत्पादन हो सकता है। कहीं भी कोई नदी ऐसी नहीं है जहाँ पर एक समान गति से ही जो पानी है वो बहता रहे। उसके लिए हमें कुछ नियंत्रण करने होते हैं। समान मात्रा में बहने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ नियंत्रण करने होते हैं। वो नियंत्रण क्या होते हैं, या तो नदी का जो मार्ग है, जैसे नदी बह रही है इसके मार्ग में, यहाँ पर इस मार्ग में जलाशय बनाते हैं या बांध बनाते हैं और बांध से यहाँ पे पानी को रोका जाता है। यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्रों में क्या करते हैं, कोई स्थान प्राकृतिक रूप से भौतिक दशाओं के रूप में वहाँ पर अगर बांध बन सकता है तो उस क्षेत्र में बांध का निर्माण किया जाता है, ताकि जो नदी का पानी आ रहा है वो उस बांध में इकट्ठा हो जाए। कोई समय ऐसा आता है जब नदी के मार्ग में या नदी के जो क्षेत्र है उसके अंदर पानी की कमी आ जाए, कोई समय ऐसा आ जाता है, तो उस क्षेत्र से बाद में जो यहाँ पे जैसे बांध बनाया उसके यहाँ तक तो पानी की कमी आ गई मान लो, ठीक है, लेकिन ये पानी यहाँ पर आकर के इकट्ठा हो गया, यहाँ पे पानी का स्टोर हो गया, यहाँ पानी बहुत है, उस बांधों में पानी बहुत है, तो यहाँ से नाले के रूप में इसके गेट बना दिए जाते हैं। बांध के क्या बन जाते हैं, गेट बन जाते हैं। पानी यहाँ से ऊंचाई से नीचे गिराया जाता है, बांध ऊंचा हाइट पे बनते हैं जिसके कारण पानी ऊपर से नीचे गिराया जाता है। और नीचे गिरने के बाद में अगर पानी यहाँ से, अगर यहाँ बांध है, ये बांध है, ठीक है, यहाँ पर पानी की मात्रा बनी हुई है तो यहाँ इसके गेट लग जाते हैं, ठीक है। यहाँ इन गेटों को खोल दिया जाता है तो एक गेट से पानी नीचे गिरेगा। अगर ऊपर से नीचे की ओर गिरा तो यहाँ पे टरबाइन्स लग जाते हैं और इस टरबाइन्स को यहाँ पे घुमाया जाता है तो बिजली बन जाती है और ये समान रूप से चलता रहता है। कोई टाइम आए तो नदी के मार्ग जो है उसके पानी में क्या हो जाएगी, कमी हो जाए, तो यहाँ पे इस जलाशय और बांध का निर्माण करके हम नियंत्रण कर लेते हैं कि एक समान से ही यहाँ पे पानी बहता रहे, समान गति से ही पानी बहता रहे, जिसके कारण यहाँ पर विद्युत जो उत्पादन है वो लगातार बनते रहे, ठीक है। अगली जो बात करने जा रहे हैं तेज ढाल की। तेज ढाल पर्वतीय क्षेत्रों में हो या पठारी क्षेत्र में हो, कहीं पर भी हो, अगर तेज ढाल होगा, उस भूमि का तेज ढाल होगा, नदी के मार्ग में अगर प्रपात भी बन रहा है, अगर उसका भी तेज ढाल है तो वहाँ पे अधिक मात्रा में विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। जितनी तेज ढाल होगी, जैसे ढाल दो तरीके से हम पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते हैं हम मंद ढाल, एक पढ़ते हैं हम तीव्र ढाल। देखना, यहाँ से अगर कोई पानी है, वो पानी बह रहा है तो उस ढाल के सहारे आगे की ओर जाएगा, आगे की ओर जाएगा तो इसकी गति होगी वो मंद होगी। गति क्या होगी, मंद होगी। अगर मंद ढाल है तो गति मंद होगी हमेशा। अगर यहाँ से ऊपर से अगर पानी गिरा और सीधा डायरेक्ट नीचे जा रहा है, डायरेक्ट नीचे जा रहा है तो इसकी गति क्या होगी, तीव्र होगी। गति क्या होगी इसकी, तीव्र होगी। जहाँ पे पानी गिरा वहाँ पे टरबाइन्स लग जाते हैं। इसके अंदर अगर टरबाइन्स भी लगा दिए तो इतनी ज़्यादा ये इस टरबाइन्स को घुमा नहीं पाएगी, गति कम है, पानी की गति कम है। तो यहाँ पे गति अधिक होने से यहाँ पे अधिक विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। तो आप इसको भी ध्यान में रखोगे, यह भी भौतिक दशा ही है, ठीक है। यहाँ पे जलाशय और बांध का निर्माण भी भौतिक दशाओं में ही आते हैं। जलाशय और बांध वहीं बनते हैं जहाँ पर भूमि उसके लिए सरल हो। अगर पर्वतीय क्षेत्रों में बना रहे हैं तो वहाँ पे जो बेसिनुमा भाग होगा वहीं पे यहाँ पे बांध का निर्माण किया जा सकता है। ऐसे बांध का निर्माण नहीं कर सकते, उस पानी को इसलिए रोका जाता है वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे फिजिकल दशाएं यानी जो भौतिक दशाएं हैं वो दशाएं बड़ी ऊंचाई का होना है, पर्वतीय क्षेत्रों में हो या और कहीं पर हो। वर्षा की भारी मात्रा होना जरूरी है, यह भी फिजिकल प्राकृतिक रूप से ही है। जल की समान मात्रा में बहना भी है, तेज ढाल भी होता है, तेज ढाल के कारण भी है। अगला पॉइंट अगर ले इसमें तो हम प्रपात को ले सकते हैं। किसको ले सकते हैं, वाटरफॉल को, जलप्रपात को। जलप्रपात वाले जो क्षेत्र होते हैं, जलप्रपात वाले क्षेत्रों में हमेशा विद्युत का उत्पादन किया जाता है। जरूरी नहीं है जलप्रपात प्राकृतिक ही हो, यानी प्राकृतिक प्रकृति की देन हो, वो यहाँ पे कृत्रिम रूप से भी बनाया जा सकता है। जैसे किसी स्थान पे खुदाई करके ऊपर से नीचे पानी गिर जाता है,
किसी स्थान की खुदाई कर दें, एक स्थान ऐसा का ऐसा रहे, जैसे मान लो ये धरातल है, ये धरातल है, अब इस धरातल की इतने की खुदाई कर दी जाती है, इसकी खुदाई कर दी जाती है। यहाँ नदी बह रही है तो इसके मार्ग से यहाँ से नदी ऊपर से नीचे गिरेगी तो यहाँ पे प्रपात बन जाता है। ऊपर से नीचे गिरने को क्या कहते हैं हम? जल प्रपात। ठीक है, तो यहाँ से ऊपर से नीचे गिरेगा तो यहाँ पे कृत्रिम प्रपात हो गया, ये मानव की देन है। और कोई प्रपात है, जैसे मान लो यहाँ पे नदी बह रही थी, ठीक है, ये इसका निक पॉइंट था पहले ये वाला, अब नदी यहाँ से नीचे गिर रही थी, धीरे धीरे ये नदी इसका कटाव करते करते ये इतनी पीछे सरक गई कि अब ये यहाँ से ही नीचे गिरना स्टार्ट हो गई। अब इसका निक पॉइंट ये हो गया नदी का नीचे गिरने का, तो यहाँ से नदी नीचे गिरेगी तो ये जलप्रपात, ये प्रकृति की देन है। यानी पानी के कटाव के कारण जो प्रपात बना वो प्रकृति की देन है, और जो मानव की देन है वो ये वाला कृत्रिम है। तो सबसे ज़्यादा जो अनुकूल होता है वो तो प्राकृतिक होता है, कृत्रिम की अपेक्षा कौन सा होता है? प्राकृतिक। प्राकृतिक होता है वहाँ पे नदी के वेग के कारण वहाँ कटाव हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, और दशा देखें तो तापमान की और बात करें तो तापमान जो है, तापमान भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। जिन ठंडे क्षेत्रों में, शीतकाल की बात कर लो या ठंडे क्षेत्रों की बात कर लो, शीतकाल के अंदर तापमान हमेशा हिमांक बिंदु से ऊपर होना चाहिए, हिमांक बिंदु से ऊपर होना चाहिए। अगर हिमांक से नीचे चला गया तो वो पानी बर्फ़ में बदल जाएगा, तो यहाँ पे बर्फ़ में बदलने के बाद में नदी का प्रवाह रुक जाएगा और विद्युत का उत्पादन नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या कहते हैं, सामान्य ताप का होना बहुत ज़रूरी है। सामान्य ताप नहीं होगा तो वहाँ पे विद्युत का उत्पादन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो शीतकाल के समय यहाँ पे जल का जो प्रवाह है वो रुक नहीं सके, उसके लिए तापमान का हिमांक बिंदु से ऊपर होना ज़रूरी है। ठीक है, फिर हम बात करें मार्ग में झीलें। मार्ग में झीलें, जो नदी का जो मार्ग है, नदी का जो मार्ग है वहाँ पर अगर झील बनी हुई है, वहाँ पे क्या बनी हुई है? झील। तो उस झील में बहता हुआ जो जल है वो मार्ग में निर्मित झील है, उसके अंदर जो तलछट और अवसाद आते हैं वो इसके अंदर जमा करते रहते हैं। जैसे मान लो इस क्षेत्र से पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र के अंदर से यहाँ पे मान लो एक झील बनी हुई है। झील किसके कारण? हिमनदों के कारण यहाँ पे कोई झील बन गई। ठीक है, यहाँ से कोई नदी बह रही है, इसके साथ में इसके चट्टानी टुकड़े आ रहे हैं, मलबा आ रहा है जिसको तलछट बोलते हैं, यानी तली के जो अवसाद हैं उनको तलछट बोलते हैं, अवसाद। ठीक है, तो ये अवसाद है पानी के साथ बह करके आएंगे, और यहाँ अगर झील नहीं है तो ये अवसाद सीधे आकर के यहाँ पे टर्बाइनों से टकराएंगे और इनको तोड़ देंगे। यहाँ इनको तोड़ देंगे तो इन क्षेत्रों में यहाँ पे टर्बाइन्स नहीं लग सकते, उसके लिए हमें मार्ग में झील का निर्माण करना पड़ता है। यहाँ पे अगर झील है तो ये अवसाद इस झील में जमा होते रहेंगे, और झील के ऊपर से जो पानी है वो आगे बहता हुआ साफ पानी, बिना अवसाद के बहता हुआ पानी जल विद्युत का निर्माण कर देगा। तो इसके मार्ग में झील का होना भी बहुत ज़रूरी है, यानी ये अवसाद को रोक लेती है। ठीक है, अन्य ऊर्जा संसाधन का अभाव, यहाँ पे मान लो अन्य जो ऊर्जा संसाधन है, भौतिक दशाओं में एक संसाधन ये भी लेते हैं, अन्य ऊर्जा संसाधन का अभाव, संसाधन का अभाव। इस पॉइंट को समझो, अन्य ऊर्जा संसाधन का अभाव का मतलब है कि वहाँ पे कोयला है, पेट्रोल है, गैस है, इनका अभाव है। तो उस क्षेत्र में जो जल है उस जल का विकास जहाँ पे भौतिक दशाएं वहीं पाई जाए और वहाँ पे कृत्रिम रूप से उस दशा प्राप्त करने उत्पन्न करती है। यहाँ पे मान लो अन्य ऊर्जा संसाधन में ये कहना चाह रहे हैं कोयला, पेट्रोल और गैस का अभाव हो गया, लेकिन वहाँ पे भौतिक दशाएं हैं। ठीक है, वहाँ पे भौतिक दशाएं हैं और वहाँ पर उस भौतिक दशाओं के कारण वहाँ पर कृत्रिम रूप से उस दशा को हम प्राप्त करके, उस कृत्रिम रूप से जैसे मानव द्वारा उस दशा को प्राप्त करके उस भौतिक दशाओं में विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं, क्योंकि वो आवश्यक हो गया है, क्योंकि उसकी आवश्यकता हो गई। मानव को वहाँ पे विद्युत की आवश्यकता है, लेकिन ऊर्जा के संसाधन में कमी आ गई, कोयले में आ गई, पेट्रोल में आ गई, गैस में आ गई। अब मानव जाएगा तो मानव कृत्रिम रूप से उस भौतिक दशाओं में, भौतिक दशाएं हैं वहाँ पर, पहले से ही भौतिक दशाएं हैं जहाँ पे विद्युत बनाई जा सकती है, लेकिन मानव को पता नहीं है, तो मानव कृत्रिम रूप से उन भौतिक दशाओं को अपने अनुकूल बना लेता है।
ठीक है, तो अनुकूल बना करके वहाँ पे विद्युत का उत्पादन करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, इसलिए वहाँ पर भी विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। तो ये इनकी भौतिक दशाएं। ठीक है, यानी जल विद्युत उत्पादन करने के लिए आवश्यक दशाओं में भौतिक दशाएं कौन कौन सी पढ़ी हमने? भौतिक दशाओं में बड़ी ऊंचाई पढ़ी, वर्षा की भारी मात्रा पढ़ी, और जल का समान मात्रा में बहना भी पढ़ा हमने, तेज ढाल पढ़ी, प्रपात, तापमान, मार्ग में झीलें और अन्य ऊर्जा संसाधनों का अभाव। तो इसके कारण भी जल विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। यह तो बात हो गई भौतिक दशाओं की। अब बात करेंगे हम आर्थिक दशाओं की। अब बात किसकी करेंगे हम? आर्थिक दशाओं की बात करेंगे। आर्थिक दशाओं में क्या क्या होता है? आर्थिक दशाएं, आर्थिक दशाओं के अंदर हम बात करेंगे जैसे बाजार की समीपता, हम बात करेंगे पूंजी, हम बात करेंगे परिवहन के साधन, हम बात करेंगे प्राविधिक ज्ञान। किस किस की बात करेंगे? हम बात करेंगे बाजार की समीपता, बाजार की समीपता, हम बात करेंगे इसके अंदर पूंजी की, हम बात करेंगे इसमें परिवहन के साधन, परिवहन के साधन, हम बात करेंगे इसके अंदर प्राविधिक ज्ञान, प्राविधिक ज्ञान। ठीक है, हम इसके अंदर इतनी बातें करेंगे। बाजार की समीपता होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर सघन जनसंख्या होगी, जहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र होंगे, व्यापारिक क्षेत्र होंगे, तो उसके अंदर विद्युत की मांग होगी। उनके अंदर क्या होगी? विद्युत की मांग होगी। कहीं पर मान लो ज़्यादा जनसंख्या है, कहीं पर मान लो उद्योग धंधे ज़्यादा है, कहीं पर व्यापारिक कंडीशन ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे बिजली की आवश्यकता होती है। अगर वो क्षेत्र, बिजली वाला क्षेत्र अगर 400 से 500 किलोमीटर से दूर है, अगर 400-500 किलोमीटर से क्या है? दूर है, तो वहाँ पर सरलता से विद्युत नहीं पहुँचाई जा सकती। उस बाज़ार में सरलता से, यानी उत्पादन जहाँ हो रहा है उस विद्युत का, वहाँ से उस बिजली को आसानी से नहीं पहुँचाया जा सकता। उसके अंदर अधिक खर्चा आता है। अगर वहाँ पे खर्चा होगा तो इसके अकॉर्डिंग अगर इतनी दूरी में बिजली जाएगी तो उसके जो रास्ता है उसके मार्ग में भी बिजली का ह्रास हो जाएगा। जिन तारों से जाती है तो वहाँ पे बिजली का क्या होता है? ह्रास होता है। ठीक है, यानी कमी आती है, बिजली खर्च हो जाती है रास्ते में ही। ठीक है, तो इसके कारण वहाँ पर अगर अधिक मांग है तो बाज़ार का पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर विद्युत उत्पादन की अधिक मांग है तो वहाँ पे अनुकूल दशा होनी चाहिए। उपलब्ध होते हुए भी उत्पादन नहीं किया जा सकता। कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे कंडीशन बनती है लेकिन विद्युत तो यहाँ पे उत्पादन नहीं की जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि अगर बाज़ार में मांग नहीं होगी तो वहाँ पे विद्युत उत्पादन करेंगे क्यों? अगर उसकी खपत ही नहीं है तो उत्पादन किया जाएगा ही नहीं। अगर बाज़ार की समीपता है वो तो बात मान ली, ठीक है, लेकिन बाज़ार में मांग होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर मांग नहीं होगी तो विद्युत का उत्पादन नहीं होगा। जबकि वहाँ पर भौतिक कंडीशन बनती है, वहाँ पर वो संभावनाएं बनती हैं विद्युत उत्पादन की, फिर भी वहाँ पे उत्पादन नहीं किया जा सकता, कारण कि मांग की कमी है। तो अधिक जहाँ पे जनसंख्या होगी, यानी बाज़ार है उसका, उस उद्योग जो विद्युत उत्पादन है उसके पास होना बहुत ज़रूरी है। तो बाज़ार की समीपता वाला इसमें पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। दूसरी बात करते हैं पूंजी की। पूंजी के रूप में हम बात करें नदियों पर बांध बनाना। नदी पे बांध बनाना है तो वहाँ पे पूंजी की आवश्यकता होती है। ठीक है, जलाशय बनाने हैं, जो ऊर्जा के घर होते हैं, शक्ति घर, उनका निर्माण करना है। ठीक है, तार के खंभे लगाने हैं। ठीक है, और दूरी तक, तार को दूरी तक स्थापित करना है। इंजीनियरिंग की आवश्यकता होती है, उन सब के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। सीधी सी बात ये है, अगर हम किसी नदी पे जलाशय बनाते हैं तो यहाँ पे पूंजी लगेगी। बांध बनाते हैं तो पूंजी की आवश्यकता होगी। अगर तार के खंभे लगाने हैं तो पूंजी की आवश्यकता होगी। दूर तक डोरी को फैलाना है, तार को फैलाना है तो उसके अंदर भी पूंजी की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगर उस तार को फैलाने के लिए, उस ट्रांसफार्मर को स्थापित करने के लिए इंजीनियरों की आवश्यकता होती है, तो इंजीनियरों को भी वहाँ पे तनख्वाह देनी पड़ती है, तो उसमें भी पूंजी की आवश्यकता होती है।
तो सरकार इतनी लागत का भार वहन नहीं कर सकती, वो उतना ही करती है जितना उस देश के लिए, जैसे बाढ़ नियंत्रण है या उसके अंदर नौका परिवहन है या ऊर्जा उत्पादन में औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए भी और सिंचाई के लिए भी ये विद्युत का क्रियान्वित कर सके, तो उतना ही भार सहन कर सकती है। तो उसके लिए अगर ज़्यादा पूंजी है तो वो इन क्षेत्रों को बिजली उत्पादन कर सकती है। तो पूंजी की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। परिवहन के साधन के रूप में देखें तो परिवहन के साधन में जैसे कोई भी विद्युत उत्पादन का सामान है उसको लाने ले जाने में परिवहन की आवश्यकता होती है। जैसे बांधो है, शक्तिगृह है, निर्माण करने के लिए जितने भी जैसे सीमेंट है, ईंट है, लोहा है आदि पदार्थों को लाने ले जाने के लिए या उनको ढोने के लिए परिवहन की आवश्यकता होती है। तो परिवहन साधन का होना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अगर प्राविधिक ज्ञान की बात करें तो तकनीकी ज्ञान का भी होना बहुत ज़रूरी है। आज के समय में टेक्नोलॉजी के इस ज़माने में तकनीकी ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। इसको सुचारू रूप से, अगर बिजली को सुचारू रूप से लगातार स्थापित करने के लिए यहाँ पे इंजीनियरों की आवश्यकता होती है, तो उसके इंजीनियरों की आवश्यकता होती है जिसके पास में तकनीकी ज्ञान हो। तो आर्थिक दृष्टि से देखें तो बाजार की समीपता और पूंजी, परिवहन के साधन और प्राविधिक ज्ञान, इनका होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। ये बात हो गई हमारी आर्थिक दशाओं में। तो हमने क्या पढ़ा? भौतिक दशाएं और आर्थिक दशाएं। ठीक है। नेक्स्ट में पढ़ेंगे हम जल विद्युत का बढ़ता हुआ महत्व। जल विद्युत का बढ़ता हुआ महत्व में क्या पढ़ेंगे? अक्षय संसाधन पढ़ेंगे, स्वच्छता पढ़ेंगे, भारहीनता पढ़ेंगे, उपयोग के सरलता पढ़ेंगे, दुर्गमता पढ़ेंगे। उसके अंदर हम दुर्गम स्थानों तक पहुंच ये भी पढ़ेंगे, यानी महत्व क्यों है इनका, विकेंद्रीकरण ये पढ़ेंगे, और जो कम है इसकी लागत, उसके अंदर कम व्यय, इसका कम खर्चा आता है वो पढ़ेंगे। और घरेलू उपयोग में भी ये उपयोग आती है, उस ताप की शक्ति भी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार का जो महत्व है, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्षेत्र है इस जल विद्युत का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।